Hey everyone, welcome to the Commerce की class. This is the fifth video of Organization of Commerce in Management first chapter, that is Principles of Management. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में. ये लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये दिया है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने. FW टेलर के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, देन हम लोग देखेंगे कि FW टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है. FW टेलर जो थे ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और ये मिडवेल स्टील कंपनी में एज ए इंजीनियर वर्क करते थे. इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किया. इन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किए और अपने उन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो साइंटिफिक डेटा इन्होंने कलेक्ट किया था उसके बेस पे इन्होंने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसके प्रिंसिपल्स को डेवलप किया. एंड वो जो प्रिंसिपल्स है वो आज भी मैनेजमेंट में मैनेजर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं टू डू अ टास्क इन अ साइंटिफिक वे. और इनके साइंटिफिक अप्रोच की वजह से इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, राइट. जस्ट लाइक कि हेनरी फ्योल वाज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, सेम वे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? सो FW टेलर. सो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर इज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. एग्जाम के लिए याद रखना है इनका नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. He is known as father of scientific management. He is known as father of scientific management. So let's see कि definition and meaning क्या है scientific management का. First, see definition. According to FW Taylor, scientific management consists of knowing what you want men to do exactly and saying it that the cheapest manner. Scientific management का जो approach है ये focus करता है कि आप क्या काम करना चाहते हो. आप मैं अपने एम्प्लॉय से, आप एज अ मैनेजर अपने एम्प्लॉय से जो काम करवाना चाहते हो वो आप एकदम सही तरीके से और कम कॉस्ट में कैसे करवा सकते हो जिससे क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट ना पड़े और जो एम्प्लॉय है उनको भी स्ट्रेस लेवल ना फेस करना पड़े. साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग देखते हैं. टेलर इंसिस्ट दैट management problems should be solved by experiments and scientific techniques rather than thumb rule or trial and error method. टेलर के अकॉर्डिंग ना मैनेजमेंट का जो भी प्रॉब्लम है मैनेजमेंट से रिलेटेड उसको सॉल्व करने के लिए एक्सपेरिमेंट एंड साइंटिफिक टेक्निक यूज करना चाहिए. ऐसे ही नहीं ट्रायल एंड एरर मेथड की पहले करके देखते हैं, सही हुआ तो सही, गलत हुआ तो गलत. नहीं, कोई भी काम करने से पहले उसके इम्पैक्ट को सोचना चाहिए कि ये गलती क्यों हुई है या जो भी प्रॉब्लम है वो क्यों हुआ, उसके रीजंस को फाइंड आउट करना चाहिए. रीजंस को फाइंड आउट करने के बाद जो भी पॉसिबल सोल्यूशंस है उसके ऊपर सोचना चाहिए. एंड जो पॉसिबल सोल्यूशंस है उसमें से जो बेस्ट लगे वो अप्रोप्रिएट जो सोल्यूशन है वो सिलेक्ट करना चाहिए. ऐसा नहीं कि सब ट्राई करके देखते हैं जो भी सही लगेगा वही काम हम लोग करेंगे. नहीं, इसमें क्या होगा ना, टाइम वेस्ट होगा. तो टाइम वेस्ट नहीं करना है. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का तो रूल यही है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है. इसके लिए हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं. तो एक एक करके सभी प्रिंसिपल्स देखते हैं टेलर के. टेलर ने जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं. सो टोटल 6 प्रिंसिपल्स हम लोग देखने वाले हैं. FW टेलर ने 6 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के दिए हैं. सो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं सभी प्रिंसिपल्स को. सो फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना ये साइंटिफिक होना चाहिए. रूल ऑफ थंब मतलब ट्रायल एंड एरर बेसिस पे नहीं, मतलब चेक. कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता जो हम लोग बार बार गलती करें फिर सीखे. नहीं, अगर एक बार गलती हो गई तो उस पर सोचना चाहिए कि दोबारा ये गलती ना हो. रूल ऑफ थंब मींस डिसीजन टेकन ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर्स. कभी कभी के लिए सही होता है कि मैनेजर्स ने कुछ पर्सनल जजमेंट के हिसाब से डिसीजन लिया और वो सही हो. बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये सही नहीं होगा. तो मैनेजर को चाहिए कि वो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करे. इवन छोटे छोटे टास्क के लिए भी. लेट्स सी कि कोई अगर छोटा सा काम है, जैसे किसी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है तो हमें कैलकुलेट करना चाहिए. हमें इन द सेंस मैनेजर को कि किसी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, एक काम को करने में कितना टाइम लग रहा है. हम लेट्स सपोज की कंपनी में 100 एम्प्लॉइज हैं तो हम लोग काउंट करेंगे एज अ मैनेजर कि हर एम्प्लॉई को कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है. लेट्स से कि 60 एम्प्लॉइज किसी काम को कर लेते हैं 8 आवर्स में और 20 एम्प्लॉइज उस काम को करते हैं 10 आवर्स में और 20 एम्प्लॉइज उस काम के लिए लगाते हैं 15 आवर्स. तो लेट्स से कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग सभी को ये 100 एम्प्लॉइज को टारगेट देते हैं, यू हैव टू कंप्लीट अ टास्क इन 9 आवर्स. अब जो 8 घंटे में कर रहे हैं दैट मींस दे आर लिटिल बिट फास्ट. जो 20 है 10 आवर्स में कर रहे हैं वो थोड़े से एवरेज है. और जो 15 घंटे में काम कंप्लीट करते हैं दैट मीन कि वो लेजी हैं
वो या तो जानबूझ के कर सकते हैं या उनको काम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा। जब हम लोग टाइम स्टडी करेंगे कि किसी टास्क को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है, तो सभी एम्प्लॉयज को पता चल जाएगा कि हमें ये टास्क कितने टाइम में कंप्लीट करना है। तो इससे मैनेजर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय कितना एफिशिएंट है या कोई एम्प्लॉय कितना लेजी है। तो ये तो हो गया कि टाइम कैलकुलेट करना, कि किसी काम को कंप्लीट करने में एम्प्लॉयज को कितना टाइम लग रहा है। देन डिसाइड हाउ मच वर्क कैन बी डन इन अ डे। अगर पता चल जाएगा कि एक घंटे में कितना काम हो सकता है, तो मैनेजर्स एम्प्लॉयज को टास्क दे सकते हैं कि आपको एक दिन में इतना काम करना है। राइट, तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज को भी पता रहेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम लोगों को इतना ही काम करना है। तो और किसी को बहुत ज्यादा काम भी नहीं दे सकते हम लोग दिन भर में कि भाई तुम ये काम ही करते रह जाओ। ये जो प्रिंसिपल्स है ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि स्टैंडर्ड टाइम कितना लग रहा है किसी टास्क को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट, फाइंड बेस्ट वे टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। राइट, तो हमें यानी एज अ मैनेजर को फाइंड आउट करना चाहिए कि ये काम को सबसे सिंपलेस्ट और सबसे बेस्ट वे में कैसे किया जा सकता है। लेट्स सपोज किसी काम को करने के लिए 3 तरीके हैं एंड द थर्ड वन इज द शॉर्ट एंड बेस्ट। तो ये यूज करना चाहिए। इसमें क्या होगा, टाइम भी कम लगेगा और काम भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड लेट्स सपोज कि फर्स्ट वाला है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, काम उतना ही होता है। अब सेकंड वाले में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो हम लोगों ने क्या किया, थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो किसी काम को करने के लिए हम लोग को एज अ मैनेजर फाइंड करना चाहिए व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। यानी किसी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, और उस तरीके को, उस वे को, उस मेथड को फॉलो करना चाहिए। डोंट यूज ट्रायल एंड एरर मेथड। किसी भी काम को हम लोग पहली बार करेंगे तो हो सकता है कि उसमें गलत होने के चांसेस हो, मिस्टेक होने के चांसेस हो। तो कोई भी काम फर्स्ट टाइम करने से पहले टेलर के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, साइंटिफिक वे में। साइंटिफिक वे क्या है, डेटा कलेक्ट करना चाहिए। उस काम के रिलेटेड जो जो डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं वो डेटा हमें कलेक्ट करना चाहिए, डेटा का एनालिसिस करना चाहिए एंड ड्रॉ कंक्लूजन। इट मींस लेट सपोज कि हम लोगों को कोई काम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पहले अगर किसी ने ऐसा काम किया है, अगर हाँ तो हम लोग देखेंगे कि उन्होंने उस काम को कैसे किया है, कौन से रॉ मटेरियल्स यूज किए हैं और कौन से मशीन्स यूज किए हैं या कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है। तो हम लोग अकॉर्डिंग कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। हाँ, कोई रिसर्च है, कोई काम पहली बार हो रही है, कोई नया इन्वेंशन हो रहा है। अच्छा, इन्वेंशन भी ना साइंटिफिक तरीके से ही होता है। इन्वेंशन ऐसे नहीं हो जाता कि दिमाग में कुछ आया और डायरेक्ट बना लिया। बहुत सारे प्रैक्टिस होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है। सो सेम वे कंपनीज में भी ये रूल फॉलो होना चाहिए कि डायरेक्ट ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं यूज करना चाहिए। साइंटिफिक तरीके से पहले उस काम के लिए जो भी डेटास कलेक्ट किए जा सकते हैं वो डेटा जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। उसके बाद उन जानकारियों की एनालिसिस होनी चाहिए और उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए कि हाँ, इस तरीके से इस काम को किया जा सकता है। ये था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फर्स्ट प्रिंसिपल। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ना ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज के बिटवीन में हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी मीन्स एक एकता होनी चाहिए, शांति, यानी रिलेशनशिप थोड़े अच्छे होने चाहिए। अब क्यों, अगर डिस्कॉर्ड होगा यानी मतभेद होगा, दोनों एक दूसरे के बीच में डिस्प्यूट होगा एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के बीच में, तो मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेंगे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, बिकॉज एम्प्लॉय सीरियसली नहीं लेंगे या एम्प्लॉय उसकी बातों पे उतना ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज हो सकता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो। तो मैनेजमेंट में हमेशा चाहिए कि वो एम्प्लॉयज के साथ में हार्मनी डेवलप करके रखे, यानी अच्छे रिलेशन बिल्डअप करके रखे। अब इससे क्या होगा, इट विल हेल्प टू मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, यानी जो झगड़े वगैरह हैं, कभी कभी पुरानी मूवीज में देखा होगा, अभी भी होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, कि एम्प्लॉयज धरने पे बैठ जाते हैं, हड़ताल कर देते हैं। क्यों, उनकी कुछ डिमांड्स होती है जो उनको लगता है कि फुलफिल नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई दे फील कि हम लोग आंदोलन करके, धरना देके अपनी मांगों को पूरा करवा सकते हैं। इसमें कितना टाइम वेस्ट होता है, एम्प्लॉय की एनर्जी वेस्ट हो रही है, कंपनी का बंद पड़ी हुई है तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है कि कंपनी में, मैनेजमेंट में हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं थर्ड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल इज मेंटल रिवॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे मेंटल रिवॉल्यूशन से है कि जो मैनेजमेंट है उसको फोकस करना चाहिए कि एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझे। ऑर्गेनाइजेशन में ना एम्प्लॉयज की और मैनेजमेंट की, दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज की इंपॉर्टेंस कम है, जो कुछ भी है मैनेजमेंट है, और ऐसा भी नहीं है कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं है, सब कुछ एम्प्लॉयज है।
दोनों दो आंखों की तरह है, यानी हम ये नहीं बोल सकते कि अरे दाई आंख फूट जाएगी तो चलेगा, बाई फूट जाएगी तो चलेगा, या कह लो कि दोनों हाथ हैं, एक हाथ कट गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। बोथ आर इक्वल इंपॉर्टेंस। ये क्वेश्चन ना कुछ वैसा हो गया, देखोगे कभी कभी छोटे बच्चों को लोग पूछते हैं पापा ज्यादा प्यार करते हैं या मम्मी ज्यादा प्यार करती है। सो दिस इज सेम वे कि दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, राइट, इन द सेंस कि दोनों की इंपॉर्टेंस सेम है। सेम वे यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है मेंटल रिवॉल्यूशन, इसका फोकस है कि कंपनी को चाहिए कि वो ईच एंड एवरी जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में जो भी पर्सोनल्स है या मैनेजर्स है, उनको चाहिए कि वो खुद और एम्प्लॉयज की जो माइंडसेट है, जो कंपनी के लिए उनका माइंडसेट है, उसको चेंज करे और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। और कंपनी के जो भी मैनेजर्स हैं उनका फोकस ये होना चाहिए कि वो इस तरीके से एम्प्लॉयज को ट्रेन करे, ट्रीट करे कि वो कंपनीज के लिए प्रॉफिट जनरेट करे। अब इससे होगा क्या कि एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे के लिए जो होगा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेंगे। इससे क्या होगा कि दोनों की जो इंपॉर्टेंस है एक दूसरे की नजरों में, बोथ विल रेस्पेक्ट ईच अदर। जब कंपनी में सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, अब ऐसा नहीं कि सब एक दूसरे को देखते हुए नमस्कार करते हुए चले, नहीं, राइट, बट सबको एक दूसरे के काम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यानी क्या होगा, मेंटली यानी दिमागी तौर पे सबको ये सोचना चाहिए कि हर किसी का काम इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैनेजर सोचे कि अरे एम्प्लॉयज का क्या है, हम लोग बोलेंगे नहीं तो ये लोग काम नहीं करेंगे, इसके लिए उनको चिल्लाते रहे, नहीं। दिस इज व्हाट मेंटल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यानी कंपनी में ना कोऑपरेशन होना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। कोऑपरेशन मतलब ग्रुप में मिलजुल के, इंडिविजुअलिज्म मतलब अकेला। अच्छा, कंपनी में कोई ये इंडिविजुअलिज्म होना भी नहीं चाहिए और कर भी नहीं सकता, बिकॉज अकेले कोई मैनेजर या एम्प्लॉय चाहे सब कुछ कर ले तो पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ना वर्क फोर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए। अब कोऑपरेशन होने से क्या होगा, सी देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। अब जब मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में कोऑपरेशन होगा, यानी दोनों के बीच में आपसी तालमेल सामंजस्य अच्छा होगा, तो इससे क्या होगा कि हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। जो काम करने का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो अच्छा होगा। कभी कभी ना देखोगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने आप ओपनली बोल नहीं सकते हो या फिर कुछ कर नहीं सकते हो, तो उनके सामने आपको एज इट इज नॉर्मली बिहेव करना पड़ता है। आप अपने आप को बहुत ज्यादा शो नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज यू थिंक कि आप उनके सामने इतना ज्यादा ओपनली बिहेव नहीं कर सकते हो। सो सेम वे कंपनी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एम्प्लॉय चाह के भी अपना पोटेंशियल ना दे पाए ड्यू टू मैनेजर के डर से या स्ट्रेस में या फिर कुछ और रीजन हो। तो इसके अकॉर्डिंग, ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में सबको एक दूसरे के ऊपर फोकस करना चाहिए, स्पेशली मैनेजर्स को। उनको फाइंड आउट करना चाहिए कि एम्प्लॉयज को कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हो सकता है किसी को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो या कुछ स्ट्रेस हो या फिर कुछ फाइनेंशियल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क लाइक अ ग्रुप। वहां पे जो लीडर है, जो मैनेजर है, उसको ग्रुप को लीड करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये खुद इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे फोकस करे। मैनेजर को चाहिए कि वो पूरे के पूरे ग्रुप को, उसके अंडर जो भी है, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करे। अच्छा, एक और, मैनेजर जो मैनेजमेंट है उसको हमेशा कंसिडर करना चाहिए सजेशंस को। जो भी एम्प्लॉइज जो है ना कुछ सजेशंस देते हैं, उनको कंसिडर करना चाहिए। अब इससे क्या होगा कि एम्प्लॉइज विल फील कि एम्प्लॉइज को ना अच्छा फील होगा कि हाँ, मेरा जो मैनेजमेंट है, मेरा जो मैनेजर है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारी बातें भी सुनता है। तो इससे क्या होगा कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नए आइडियाज, नए फीडबैक, सजेशंस देंगे। हो सकता है वो कंपनी के लिए अच्छा भी हो। सो इससे क्या होगा कि कोऑपरेशन बहुत अच्छे लेवल का डेवलप होगा। इट विल डिक्रीज द अननेसेसरी डिमांड्स रेज्ड बाय एम्प्लॉइज। कभी कभी बहुत सारी कंपनीज में होता है कि एम्प्लॉइज कुछ डिमांड करते हैं और मैनेजमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हर डिमांड को फुलफिल कर पाए। कुछ चीजें होती है जो जेन्युइन है, तो उसको पूरा किया भी जाना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें होती है जो अननेसेसरी होती हैं, जो एम्प्लॉइज अपने किसी फ्रेंड सर्कल में या किसी रिलेटिव से सुन के आते हैं कि हमारी कंपनी में तो ऐसा है, मेरे बॉस हमारे लिए इतना करते हैं, हमारे मैनेजमेंट ने ये किया है। तो ये सब कम हो जाएगा कब, जब कंपनी एम्प्लॉइज को कंसीडर करेगी, उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए मौका देगी, यानी उनके सजेशंस को, उनके फीडबैक्स को, उनसे राय मशविरा करेगी। तो क्या होगा, एम्प्लॉइज विल फील एम्प्लॉइज विल फील पैम्पर्ड। उनको लगेगा कि हाँ, हमारी कंपनी, हमारा मैनेजमेंट हमारे लिए सोचता है।
सो दिस इज व्हाट कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ प्रिंसिपल। फिफ्थ इज डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। याद हो हम लोगों ने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किया था, तो उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल वाज डिवीजन ऑफ वर्क एंड सेकंड प्रिंसिपल वाज डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सम काइंड ऑफ वैसा ही है, यानी जब एम्प्लॉइज को काम डिवाइड किया जाता है, सेम वे मैनेजर्स के बीच में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होनी चाहिए। सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी डिवाइडेड अमंग मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। एक मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी में अपना काम करने की, और एम्प्लॉइज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको जो काम दिया गया है वो रेस्पॉन्सिबली हैंडल करे और उसको कंप्लीट करे। Nature and role of different level of managers and employees should be decided। यानी हर अलग अलग लेवल पे, समझो ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है और ये एम्प्लॉय लोअर लेवल पे है, तो हर लेवल का जो टास्क है ना वो डिसाइडेड होना चाहिए। इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेट्स सपोज कि आप किसी सुपरवाइजर लेवल पर्सन को बोल रहे हो कि यार झाड़ू लगा ले, आज वो आया नहीं है, तो क्या होगा, अगर मैनेजर का खौफ रहेगा देन ही विल डू, बट अगर वो जेन्युइन है, वो अपने काम को लेके बहुत ज्यादा सिंसियर है, तो वो बोलेगा मैं नहीं करूंगा, राइट, मेरा ये काम नहीं है। उसका जो काम है अगर वो बोलोगे तो वो कर देगा, लेकिन अगर आप किसी और का काम दोगे देन ही विल डेफिनेटली नॉट डू दैट। ओके, सो इससे क्या होगा ना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएंगे। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइडेड होना चाहिए, यानी पता होना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट शुड गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग है ना वो टॉप लेवल पे और मिडिल लेवल पे होनी चाहिए। ज्यादातर प्लानिंग टॉप लेवल पे ही होती है और कुछ प्लानिंग मिडिल लेवल पे भी होती है। ओके, सो अब इससे क्या होगा कि क्या काम करना है, कैसे करवाना है, ये सब कहाँ पे डिसाइड होगा, टॉप लेवल पे। और एम्प्लॉय शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द एग्जीक्यूशन। और जो एम्प्लॉयज है उनको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि काम जो दिया गया है उसको कैसे करे। उनको इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए कि अरे यार बोनस कब मिलेगा, पगार कब बढ़ेगी, राइट, उनकी कंपनी में, बाजू वाली की कंपनी में ये चल रहा है, मेरे दोस्त का ऐसा हो गया। ये सब किसका फोकस है, मतलब बोनस, सैलरी डिसाइड करना, ये सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का इशू है, राइट। वो ये सब चीजें देखेंगे। हाँ, एम्प्लॉइज को अगर कुछ प्रॉब्लम है देन दे कैन टेल द सुपीरियर, और जो भी उनसे हाई लेवल मैनेजर्स है उनको वो बोल सकते हैं, या कंपनी के जो भी सजेशन डिपार्टमेंट है, ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट है, वहां पे जाके वो कंप्लेन कर सकते हैं, राइट। लेकिन सबको ही बॉस नहीं बन जाना चाहिए कि सबको हर कोई एम्प्लॉय सोचने लगे अरे मैं मेरा करूंगा, मुझे जैसा अच्छा लगेगा वैसा मैं करूंगा, नहीं। तो ये जो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये एम्प्लॉयज को हेल्प करेगा उनका परफॉर्मेंस एक अच्छे लेवल से प्रोवाइड करने में, यानी वो अपने परफॉर्मेंस में डेडिकेटेड रहेंगे, उनको पता रहेगा कि उनको काम क्या करना है। लेट सपोज आपको पता है कि आपको क्या काम करना है, कोई हो चाहे ना हो, आपको रॉ मटेरियल मिल गया, आपको टास्क मिल गया, जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट है वो मिल गया, करोगे आप अपना काम, राइट। आप दूसरी चीजों पे फोकस नहीं करोगे कि अरे वो नहीं कर रहा है, आपको आपका काम मिल गया, आपको पता है क्या करना है, देन यू विल डेफिनेटली डू योर वर्क। सो दिस इज व्हाट डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ प्रिंसिपल। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। अब ये प्रिंसिपल ना थोड़ा सा दिखने में बड़ा सा है, इसको डिटेल में बड़ा सा दिखने में है लेकिन ना बड़ा है नहीं। बहुत जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय दोनों के फोकस की बात की गई है यहाँ पे। देखो, जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय है, दोनों का डेवलपमेंट होना चाहिए। किसके लिए, ग्रेटर एफिशिएंसी के लिए, उनकी एफिशिएंसी, उनका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ाने के लिए, और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी यानी दोनों के भले के लिए, दोनों की प्रॉस्पेरिटी के लिए ये प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं। कंपनी का भी प्रॉफिट बढ़ रहा है और एम्प्लॉय भी देखो ग्रो कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों का डेवलपमेंट होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेसफुल है ये टोटली डिपेंड करता है इसी चीज पे कि उसका वर्क फोर्स कितना कैपेबल है। अब एग्जाम्पल के लिए ना, इंडिया का इसरो ले लो, जो अपना स्पेस रिसर्च एजेंसी है, ISRO, इसरो, उनका जो फंडिंग है, उनका जो बजट है वो वर्ल्ड के टॉप स्पेस एजेंसीज के जितना नहीं है, बट फिर भी उनका जो वर्क फोर्स है बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। और इंडिया का इसरो वर्ल्ड के टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में से एक है। सो दिस इज व्हाट कि किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो डेवलपमेंट है, सक्सेस है, वो टोटली डिपेंड करती है कि उसका जो वर्क फोर्स है उसका स्किल्स कैसा है, उसकी कैपेबिलिटीज कैसी है। यानी एम्प्लॉयज के ऊपर टोटली सक्सेस डिपेंड होता है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। All existing and new employees and managers should be provided with training and development as required। अब देखोगे ना, एक प्रिंसिपल हम लोगों ने किया था इनिशिएटिव का,
और सिग्निफिकेंस अगर देखा हो तो उसमें क्या रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी जो प्रिंसिपल्स है ना, ये हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट होते रहने चाहिए। यानी क्या कि जो एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो चाहे न्यू हो तो उसको तो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, बट जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। कब? जब कुछ नए अपडेट्स आते हैं। हमारे नॉर्मल फोन्स में भी देख लो ना, एप्स अपडेट होते रहते हैं, पुराने बग्स को, पुराने जो प्रॉब्लम्स है उसको वो डेवलपर्स सॉल्व करते हैं। तो सेम वे कंपनीज को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहे, अपडेटेड थिंग्स की। समझो कोई नया इक्विपमेंट आया है, या पुराने मशीन का अपडेटेड वर्जन आया है, या कोई नया सॉफ्टवेयर आया है। अब देखो ना, एग्जाम्पल के लिए जब जीएसटी आया था न्यू तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, स्पेशली फाइनेंस एंड अकाउंट्स के फील्ड में। तो उस टाइम ना कुछ ऐसे लोग थे जिनको रिटायरमेंट को 2 3 4 साल ही बाकी थे, 5 साल वाले भी। उन्होंने सोचा कि अब सीख के क्या करना है, जॉब ही छोड़ दिया, वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया। बट जो लोग यंगर जनरेशन से, यानी लेस देन 50 ईयर्स थे, 45 ईयर्स तक के थे, उनको तो जॉब करना था, उनका तो पूरा लाइफ बाकी है अभी रिटायरमेंट के लिए, उनको तो सीखना पड़ेगा, राइट। तो बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया, जीएसटी एक्सपोर्ट से अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिलवाई कि जीएसटी क्या है, इसको यूज कैसे करना है, क्या सॉफ्टवेयर है, दिस इज व्हाट ट्रेनिंग। ये एक एग्जाम्पल था, जरूरी नहीं कि हर किसी को जीएसटी की जरूरत पड़े, राइट। सो कंपनीज को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को और मैनेजर्स को जब जब जरूरत पड़े तब तक ट्रेनिंग प्रोवाइड करे और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स कंडक्ट करते रहे, ताकि उनका प्रोफेशनल अपग्रेडेशन होता रहे। अब इससे क्या होगा ना, एम्प्लॉयज अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यार हमारी कंपनी हमको हमेशा ट्रेन करते रहती है, हम लोग को पता चलते रहता है क्या नया नया आ रहा है, और हम लोग को उस चीज में ट्रेन किया जाता है, तो हम लोग क्यों नहीं अपना बेस्ट देंगे, राइट। सो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं कि हमारी कंपनी अगर हमारे लिए इतना कर रही है, देन वी विल ऑल्सो डेफिनेटली वर्क फॉर इट। जो एम्प्लॉयर है, दे शुड टेक केयर ऑफ एम्प्लॉयज बाय गिविंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। बॉसेस को चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को यानी मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को ग्रो करने का प्रॉपर चांस दे। यानी एम्प्लॉयज को हर वो चांस मिले जिससे कि वो एम्प्लॉय ग्रो कर सके, हर लेवल के एम्प्लॉय, चाहे वो मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, टॉप लेवल हो, एग्जीक्यूशनरी लेवल, यानी जो लोअर लेवल है, जो एम्प्लॉयज जो एग्जैक्ट वर्क करते हैं, सबको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पॉलिटिशियंस जैसा कि किसी ने जॉब ज्वाइन किया तो उसके बाद उसकी फैमिली मेंबर्स को मिलने लगा। नहीं, अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, उसको ज्वाइन करके बहुत कम दिन ही हुए, 2 3 साल में ही कोई अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है कंपनी को, तो कंपनी को उसको मॉनेटरीली और नॉन मॉनेटरीली, यानी पैसे वाले इंसेंटिव और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करने चाहिए। इससे क्या होगा कि जो थोड़े आलसी या थोड़े ऐसे ही कामचोर टाइप लोग हैं, जो ग्रांटली ले लेते हैं कि चलना करते हैं ऐसे ही टाइम पास वाले, वो भी थोड़ा मोटिवेट होंगे, यार ये तो हमारे पीछे आया था, इतना ज्यादा आगे चला गया, राइट। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज जो है ना हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, अगर कंपनी उनके बारे में सोचेगी तो। एंड जब एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उनको प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, यानी जब वो लाइफ में आगे जाएंगे, देन दे विल वर्क सिंसियरली एंड मोटिवेटेड रहेंगे, वो हमेशा उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और इससे क्या होगा ना, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो ये देखिए हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। तो हम लोगों ने कर लिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टेक्निक्स क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अभी हम लोगों ने देखा है, इसकी कुछ टेक्निक्स है, यानी उसको यूज कैसे किया जाए उसके लिए कुछ टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर कुछ डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे मेल आईडी पे मेल करके बता सकते हो। मेल आईडी इज commerce2020@gmail.com, सभी स्मॉल में है, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।